सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि मुत्तहिदा हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी करने पर इत्तिफाक कर लिया है और इस फैसले की तौसीक लंदन बैठे नवाज शरीफ ने भी कर दी है। यह फैसला गुज़श्ता रात इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं के दरमियान राबतों के नतीजे में लिया गया। यह सच है कि लॉन्ग मार्च ऐलान ने नींदें उड़ा रखी हैं। मुत्तहिदा हुकूमत के इत्तेहादी इस पर बार बार मुशावरत कर रहे हैं। कल की मुशावरत में ही फैसला किया गया कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। हुकूमत 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अपने मफाद के फैसले फौरी किए जा रहे हैं, मगर अवाम और मुल्की मफाद के फैसलों का कोई अता पता नहीं। हुकूमत बने 1.5 माह होने को आया है और हुकूमत मईशत के हवाले से मुश्किल फैसले लेने से मुसलसल कतरा रही है। 6 से ज़ायद बार इत्तेहादी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना के हमरा लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत भी कराए, लेकिन फिर इन फैसलों का कुछ पता नहीं। इस बेयकीनी की वजह से डॉलर की कीमत डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी। शरह सूद भी बुलंद तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों खरबों डूब रहे हैं, लेकिन हुकूमत से ये फैसले नहीं हो पा रहे, वो भी 11 से ज्यादा जमातों की इत्तेहादी हुकूमत से। हाँ, जो फैसले शहबाज स्पीड से हुए हैं, जरा उन पर नजर डालें। नई हुकूमत बनते ही लगा के तकर्रुर और तबादलों का तूफान आ गया हो। अपने मुकदमात खत्म करने की कोशिशें शुरू हो गई। सच सामने लाने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे तेजी से कायम किए गए, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रोक दिया। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मनपसंद तकर्रुर और तबादलों और मुकदमात खत्म करने की कोशिशों के आगे बंद बांधा। लेकिन इस सारी सूरत हाल को लेकर अगले चंद दिन बहुत अहम है। माहिरीन हुकूमत को श्रीलंका के हालात से सबक सीखने के मशवरे दे रहे हैं, मगर हुकूमत के इरादे महाजराई के हैं। कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद करना, 15,000 से ज्यादा आंसू गैस के शेल, 100 कैदियों की गाड़ियां और दूसरे सूबों से 22,000 सिक्योरिटी एहलकार इस्लामाबाद बुलवाना, यह बता रहा है कि हुकूमत ताकत के जोर पर PTI के लॉन्ग मार्च को रोकने का इरादा कर चुकी है। ये जानते हुए भी कि ताकत के इस्तेमाल का नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि इमरान खान का बयानिया इस वक्त अवाम में मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। लोग इनकी आवाज पर लब्बैक कह रहे हैं। ऐसे में अवामी समंदर को अगर ताकत के जोर पर रोका गया तो बड़े नुकसान का अंदेशा है। क्या हुकूमत को इसका अंदाजा है? क्या वो महाजराई से बचेगी और क्या मुक़्तदर कुव्वतें अपना किरदार अदा करेंगी? इन सब पर हम बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, नूरुल आरिफीन मेरे साथ है। लगारी साहब, क्या नजर आता है? हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो कहा जा रहा था कि जी हमारी इदारे हमारी पूरी तरह मदद नहीं कर रहे, पूरी मदद, ये जो फैसला हुआ है कि अब हमने मुद्दत पूरी करनी है, आपको लगता है कि अब उनको कोई गारंटी मिल गई है? बात यह है उसामा, लगता क्या है कि हुकूमत जो है फूल पत्तियाँ लेकर खड़ी होगी कि शहजादा आलम जो है वो आ रहा है, मुग़ल आज़म जो है वो तशरीफ़ ला रहा है, उसके लिए जो फूल पत्तियाँ लेकर आकर लोग खड़े हो जाएं और इनको जो है आकर कहें शाबाश, कमाल का काम किया है। भाई मुल्क को 3.5 साल से, बल्कि अब पिछला 10 साल भी लगा लें, जब से ये 2013 के इलेक्शन के बाद से अब तक इसने मुल्क का पहिया जाम कर रखा है। ना खेलूँगा ना खेलने दूँगा, और सर मैं अकेला खेलूँगा, किसी और को नहीं खेलने दूँगा, और सर मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं। एक मैं पाक साहब हूँ, बाकी सारे चोर हैं। एक मैं शरीफ हूँ, बाकी सारे लुच्चे हैं। एक मैं बिल्कुल मेरा दामन साफ है और बाकी सब के दामन जो है उन पर कीचड़ लगी हुई है। इनके अपने ऊपर जो कीचड़ लगी, कभी उनको सोचा गया है? इनके अपने ऊपर जो दाग हैं, कभी उन दागों के बारे में सोचा गया है? ये अपने इनको ना मुल्क की परवाह है, ना इनको मुल्क की सलामती की परवाह है। इनको इक़्तिदार की ख्वाहिश है, और इक़्तिदार भी बिला शिरकत गैर है। कोई नहीं, मैं अकेला मुल्क का मालिक बनकर बैठूंगा और कोई भी नहीं होगा। और मेरे लिए सजाओ, सारा माहौल बनाओ, मेरे लिए आर्टिस्ट मशीनें बिठा दो, मेरे लिए इक़्तिदार में लाने के लिए सारी गैर कानूनी हरकत करो, सब मिलकर आ जाओ और मुझे जो है किसी तरीके से इक़्तिदार में ले आओ। अगर नहीं लाओगे तुम सब चोर हो, सब तुम मीर जाफर हो, सब तुम मीर सादिक हो, और हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। इदारों को बराह रास्त धमकियाँ देता है और बराह रास्त इदारों से जंग करने का ऐलान करता है। ये तरीका होता है सियासत करने का? नहीं होगा इस तरह से। ये जाएं, वहाँ जाकर जो करना है सो करें। ना इनकी ख्वाहिश पर इलेक्शन होंगे, ना इनकी ख्वाहिश पर जो है वो हुकूमत घुटने टेकेगी। हुकूमत को खड़े रहना चाहिए।
हम कहते हैं कि हुकूमत को अवाम के अजीम तर मफाद के लिए और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम कर खड़े हो जाना चाहिए और इनकार कर देना चाहिए इनके हर मुतालबे का। अच्छा, लेकिन नूरुल आरफीन, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब धरना भी हुआ था मौलाना साहब का और शुरू में ही हो गया था। फिर हमने पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी देखा, हमने PDM का भी देखा, मुसलसल एहतजाज भी देखे। तो उस वक्त तो हमने कुछ ऐसा नहीं देखा ताकत का इस्तेमाल। तो अब अगर ताकत का इस्तेमाल हुकूमत करेगी तो फिर तहरीक इंसाफ कहेगी देखिए हमने अपने दौर में इनको नहीं रोका था और आज ये क्या कर रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल सामने नहीं हो रहा था। इमरान खान को लाने वाले ताकत का इस्तेमाल किसी और तरीके से कर रहे थे। इमरान खान उस दौर में फैज़याब हो रहे थे और जो इमरान खान को फैज़याब कर रहा था उसने इंश्योर किया था कि फजलुर रहमान को ला करके वहाँ बिठाया जाए, लेकिन उससे इमरान खान और उसकी हुकूमत को कोई ज़रर न पहुँचने पाए, क्योंकि इमरान खान सिर्फ एक कठपुतली था। इमरान खान दरहकीकत किसी और का पेट भरने के काम आ रहा था। ये इसमें कौन सी ऐसी दो राय है। नज़ीर लगारी साहब जो जिस बात पर अभी आपको बता रहे थे, ये बात ऐसी कौन सी ढकी छुपी है जो कोई दुनिया नहीं जानती। इमरान खान कौन नहीं जानता कि उस नाम नेहाद धरने की पैदावार है। बाबाए PTI पाशा भाई और साकिब निसार की जो मुश्तरका गठजोड़ था उसकी पैदावार थे इमरान खान। वरना इमरान खान 5 लाख साल तक कभी इक़्तिदार में आना तो दूर, किसी वज़ीर आज़म के ADC नहीं बन सकते थे, किसी वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी नहीं बन सकते थे। लेकिन इसी तरह से सारी चीज़ें मैनेज कर कुरा के इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया। और बात उन्होंने 16 आने दुरुस्त कही। आप क्या तसव्वुर कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो वायसराय हैं इस मुल्क के, इमरान खान हुक्म देंगे कि मैं आ रहा हूं तो उनके लिए जो है वो तमाम तर कारपेट, रेड कारपेट अराइवल का इंतजाम किया जाएगा। कम से कम लॉन्ग मार्च तो होने चाहिए। इमरान मरम्मत का इंतजाम किया जाएगा। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च नहीं रोके, PDM ने भी किया। चले आप कहने जी धरना किसी तरह से उनको तो इमरान खान ने फैसिलिटेट किया। जब बारिश हुई कहा कि जाकर उनकी मदद की जाए। अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी ने किया और वो कहते हैं उसके नतीजे में हमने पेट्रोल की कीमत भी कम की थी, हमने हुकूमत को भी गिरा दिया था। ये पीपल्स पार्टी का दावा है। PDM ने भी लॉन्ग मार्च किया, उन्होंने अपनी मर्जी से खत्म किया। तो अब इमरान खान को नहीं करने दे रहे इस वजह से कि जनाब उसामा, मैं आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। आपकी आवाज सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है। अच्छा, कुछ नहीं सुन पा रहा। ओह, चले आप अपनी बात मुकम्मल करें। ठीक करें। नहीं, मेरी बात बस हवा में रह गई, छोड़ी। अच्छा चले, अच्छा मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। अगर लगारी साहब आप समझ पाएँ, अब कोशिश करते हैं कि जो भी मसला है आवाज़ में वो ठीक किया जाए। ये बताएं कि चले कम से कम ये हुकूमत ने फैसला कर लिया कि अब हमने मुद्दत पूरी करनी है, वरना इससे पहले मियां नवाज शरीफ हों, मरीम नवाज साहब वो कह रहे हैं इक़्तिदार छोड़ो, हम नहीं रहना चाहिए, जाएँ मैंडेट लें, उनका हो। ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह कहते रहे कि जी अगर हमें हिमायत मिलती है ठीक है, वरना हम चले जाते हैं। और फिर हमने ये देखा कि ये खबरें भी चली कि इत्तेहादियों ने भी कह दिया कि 2-3 देख लें, अगर तो आपको हिमायत मिलती है तो ठीक है, वरना छोड़ दें इक़्तिदार। इसका मतलब है कि अब हिमायत मिल गई है, जो फैसला किया है कि हम 2023 तक रहेंगे। लगारी साहब, तो हुकूमत ने कम से कम ये फैसला तो कर लिया, वो शशोपंज की कैफियत आपको लगता है खत्म हो गई है या अभी जारी है? मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम को जो है वो ठीक करना चाहिए, क्योंकि आवाज़ का मसला आपका जो आरफीन साहब के साथ है इसी तरह मेरे साथ भी है। लेकिन जिस हद तक मैं समझ पाया हूँ, मैं ये समझ पाया हूँ कि ये चाहते ये हैं कि बाकी जो लोग भी इक़्तिदार में हैं सारे चोर हैं। आज अगर हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले आएँ, आज आप क़ायद मिलत लियाक़त अली ख़ान शहीद को लेकर आएँ, आज अगर बानियान पाकिस्तान को ले आएँ, ये उनके भी जाकर मुँह लगेंगे और ये उनको भी जाकर कहेंगे चोर हैं। और क्योंकि जिनके ये लाए हुए हैं वो बाबाए कौम को और उनके रफ़काए कार को चोर कह चुके हैं, उनके ऊपर चोरी के इल्ज़ामात लगाए गए। जिस शख्स ने करारदाद लाहौर पेश की थी उसको चोर कहा गया, उसको डाकू कहा गया, उसको बदमाश कहा गया और उस शख्स को गद्दार कहा गया। और 3 महीने हुकूमत, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऐसी नहीं, 3/4 मेजॉरिटी, जिसमें उनकी सीटें जो हैं वो 250 से ज़्यादा थी और मुस्लिम लीग की सीटें टोटल 9 सीटें थी। उसके बाद उससे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने ली थी, 10 सीटें ली थी और मशरक़ी पाकिस्तान में ली थी। और उसके बावजूद उसको उठा दिया गया, 3 महीने के अंदर भेज दिया गया कि जाओ तुम गद्दार हो। और वो क़ायद आज़म के रफ़ीक़ कार मौलवी एक फजलुल हक को गद्दार कहा गया, फिर हुसैन शहीद सोहरावर्दी को गद्दार कहा गया, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गद्दार कहा गया। वो सारे के सारे गद्दार थे, सिंध के अंदर सारे गद्दार थे। अयूब खोड़ो गद्दार, काजी फजलुल्लाह गद्दार, और उसके बाद पीरज़ादा मुस्तार गद्दार और यूसुफ हारून गद्दार, सारे के सारे लाइन से गद्दार आते रहे। और यहाँ पर जो दीन मोहम्मद बैठा था वो ईमानदार था, बाकी कोई ईमानदार नहीं था। भाई हमने गद्दारों की नस्ल पैदा की है और ईमानदार सिर्फ एक है पाकिस्तान की तारीख में, वो इमरान खान है। खुदा का खौफ करें यार, इस मुल्क के साथ जो खेल हो रहा है,
इस मुल्क के साथ जो ज्यादती हो रही है, इस मुल्क के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका इजाला होना चाहिए। अच्छा। और ये खेल बंद होना चाहिए। अच्छा। ये खेल नहीं चलना चाहिए कि जनाब अगर ये नहीं है तो फिर कोई नहीं है। अच्छा, ये कोई तरीका नहीं। ठीक है आरफीन जी, आरफीन मैं उम्मीद करता हूँ आवाज़ कुछ बेहतर हुई होगी। ये जो हुकूमत ने फैसला कर लिया है, चले कम से कम कोई फैसला किया, जिस तरह 1.5 माह गुजारे हैं, आपको लगता है 1.5 साल इसी तरह से गुजार लेंगे? क्योंकि मैंने एक मिसाल देखी कि मुझे लगता है अभी भी आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही, चले जितनी आपको समझ आए अगर जवाब दे सकें आप। जी 1.5 साल आपने पूछा, जिस तरह 1.5 माह गुजारा है उसी तरह 1.5 साल गुजारेंगे, अगर यही मैं समझ सका हूँ। जी यही पूछा है आपने? जी जी। देखिए 1.5 माह तो बिल्कुल किसी गिनती में नहीं था। हुकूमत तजब्जुब का शिकार रही है, गुमगू का शिकार रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन वज़ीर है, कौन सफ़ीर है। अब जाकर के कहीं हुकूमत को थोड़ा बहुत उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। ये जो हुकूमत कह रहा हूँ, इमरान खान साहब के पसंदीदा कुछ लोग थे, कुछ डिसइंफॉर्मेशन जो चलाई जा रही थी, बल्कि एक बड़े पैमाने पर डिसइंफॉर्मेशन मुहिम चलाई जा रही थी, ख़ास तौर पे फवाद चौधरी और शेख रशीद जैसे आदि दरोगो लोग ये शुरू दिन से झूठ बोलने में लगे हुए हैं कि हुकूमत अगले हफ्ते गई और हुकूमत, मैंने अपनी ज़िंदगी में शेख रशीद की एक बात सच साबित होते नहीं देखी। और दूसरा शेख रशीद फवाद चौधरी की सूरत में सामने आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं नज़ीर लगारी साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने जो लाफजनी का ताना दिया, बिल्कुल ठीक। इस आदमी को अपने इख्तिदार में, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ये बोल से इज़हार हमदर्दी कर रहे थे। कैन यू बिलीव? गजब खुदा का। मैं समझता हूं आज क़यामत का दिन आ चुका। ये वो फवाद चौधरी है जो बोल न्यूज़ को पैमरा से बंद करवाने में मिनट नहीं लगाता था। ये वो फवाद चौधरी है जो बोल न्यूज़ के एंकर खुद मुझे, जिसने कितनी मरतबा 2 दफ़ा ऑफेयर किया, जिसने कितनी मरतबा हमारे मालकान समेत हमारे एडिटोरियल बोर्ड को बाकायदा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मीडिया फलाना फलाना में कितनी मरतबा तलब किया, और आज बैठ करके जो मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे थे, गजब खुदा का, मारूं घुटना और फूटे आंख। ये हुब्बे इमरान नहीं, ये बुग़्ज़े पाकिस्तान है। ये यकीन कर लीजिए, ये हुब्बे इमरान नहीं, ये बुग़्ज़े पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एक पत्थर उठाओगे ऐसे 5 लाख इमरान खान मिलेंगे। लेकिन इस वक्त जो माहौल बनाया गया वो ये कि खुदा न खास्ता इमरान खान नहीं, अभी आप देखें झूठ की एक बाकायदा जिसको कहते हैं मुनज़्ज़म मुहिम। थोड़े दिनों पहले बताया गया, असद उमर का बयान मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था पिछले हफ्ते। असद उमर कह रहे थे कि जी इमरान खान को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इमरान खान के बारे में आकर के उनके जो चमचे हैं वो बता रहे थे कि इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान को कितने सिक्योरिटी गार्ड फराम किए गए, कितनी बटालियन, कितनी ब्रिगेड उनको मजीद चाहिए, भाई वो भी दे दो। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे सरकार मटर गश्त कर रहे थे, ये खुद चाह रहे हैं कि इनकी विकेट कोई ले ले, लेकिन ये इतने इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं, ये इतने इररेलेवेंट हो चुके हैं कि इनको कोई पूछ नहीं रहा। इनको कोई पूछ नहीं रहा। वरना वक्त का वजीर आजम, वक्त का साबिक वजीर आजम सॉरी, वो इस तरह से धड़ल्ले से बाजारों में घूम रहा है। कैंपेन, कोई इलेक्शन कैंपेन है, कोई इलेक्शन कैंपेन हो रही है जो वो रन कर रहे हैं? नो सर, ये बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इनको बाकौल इनके गुमाश्तों के किसी न किसी तरह इनको कोई गजंद पहुंचे और उस गजंद का फायदा उठा करके ये सिस्टम को, इसका चक्का जाम करने की कोशिश करें। ये एक अच्छा, ये लगारी साहब, जिस तरह ऐसे लग रहा है कि जिस तरह आपको भी खदशात हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह से कर रहे हैं, ये डिस्टेबलाइज होगी हुकूमत, लेकिन हुकूमत अगर अपने काम करे तो उसको शायद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या इमरान खान की वजह से ही चलो 1.5 माह फैसले नहीं कर सके, हफ्ते की छुट्टी दी वो वापस ली, इमरान खान की वजह से था? ये जो मीशत का हाल है इमरान खान की वजह से है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, IMF से मुज़ाकरात नहीं आपके हो रहे, ये भी इमरान खान की वजह से है। और ख़ास तौर पर जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ 1, 2, 3, 4 यानी एक के बाद एक सहाफ़ी बढ़ता चला जा रहा है और मुकदमा भी एक के खिलाफ कोई दर्जनों में है। और ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान की धरती को चुना गया मुख्तलिफ शहरों को। ये पुराने टैक्टिक्स हैं, तो क्या ये भी इमरान खान इनसे करवा रहा है या ये हुकूमत खुद कर रही है? मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझसे सवाल किया है या जी सर लगारी साहब आपसे। मुझे समझ नहीं आया, अगर आप समझ सकें तो मुझे उसका बताएंगे, क्योंकि मुझे आवाज़ बिल्कुल अच्छा, ठीक मैं नहीं पूरी कोशिश कर रहे कुछ नहीं आ रहा है। ये प्रोड्यूसर साहब देखें, ज़रा कोशिश करें। लगारी साहब ब्रेक में पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आवाज़ को ठीक किया जा सके, क्योंकि अब लाइव हैं तो ज़रा मुश्किल है। ये सहाफ़ियों पर जो केसेस बनाए जा रहे हैं, मैं इस हवाले से लगारी साहब आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल आवाज़ समझ में नहीं आ रही है कुछ। आरफीन, आपको आवाज़ आ रही है? सहाफ़ियों पर जो केसेस बनाए गए हैं उनको जो किया जा रहा है, क्या ये भी इमरान खान की मरून मिन्नत है? हाँ, अगर ये आपका सवाल है तो मैं इसका जवाब देता हूँ।
ये तसलसल है। इमरान खान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सहाफ़ियों को 3 साल से तंग किया जा रहा है, ये 40 दिन इनके भी शामिल हैं, जिसमें टारगेट किया गया ख़ास तौर पर बोल के हमारे इंतहाई सीनियर दोस्त और इंतहाई काबिल एहतराम हमारे साथी को जो है वो टारगेट किया गया है और इस हुकूमत की तरफ से किया गया। और मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ कि किस तरह से इनके होते हुए जिस शख्स ने, मैंने पहले दिन अर्ज़ किया था कि जिस शख्स ने नोटिस भेजा, जिस शख्स ने दूसरा नोटिस भेजा, जिस शख्स ने FIR काटी, जहाँ जहाँ जैसी FIR काटी जा रही है वहाँ उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कीजिए और उन्हें मुअत्तल किया जाए और इंक्वायरी कीजिए कि ये कहाँ से हिदायत आ रही हैं। जहाँ से हिदायत आ रही हैं वहाँ तक जाएँ। और हम किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम अपनी आवाज़ चाहेंगे कुछ दबाए, ना ये चाहेंगे कि समी साहब की या आपकी या किसी भी दोस्त की, किसी साथी की और मीडिया के किसी भी साथी की आवाज़ दबाई जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं और हम इसकी मुज़ाहमत करेंगे, शिद्दत से मुज़ाहमत करेंगे। और इनको अंदाज़ा है कि जब हम मुज़ाहमत पर उतर आते हैं तो किस तरह से मुज़ाहमत करते हैं। हमारी एक रिकॉर्ड है, हमारा एक तारीख़ है। ना मुकदमात हमारा रास्ता रोकते हैं, ना इनकी ये जो लाभजनी होती है, ना इनकी जो क्या यानी कौन सा चैम्पियन था आज़ादी इजहार का जिसका नाम फवाद चौधरी था, किस तरह से उसने एक से ज़्यादा सीनियर सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की। एक से नहीं, सिर्फ समी साहब से नहीं, और बहुत से लोगों के साथ उसने शदीद बदतमीज़ी की। ऐसे शख्स को तो कभी हम तो नहीं चाहते कि वो हमारा केस लड़े और हमारा मुकदमा पेश करे। हम अपना केस खुद लड़ने के लिए तैयार हैं और अगर हुकूमत को शौक़ है तो हमें जेल में डाले, हम उसके लिए तैयार हैं। हुकूमत का अगर ये शौक़ है कि जनाब ये आवाज़ दब जाए, मैं कहता हूँ मेरे शदीद ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ हो जो मेरे नुक्ते नज़र के ख़िलाफ़ हो, मैं वेलकम करूँगा उस आवाज़ को और उस आवाज़ के दिफा के लिए आखिरी हद तक जाऊँगा। अगर आरफीन को मेरे नुक्ते नज़र से इख्तिलाफ है तो मैं उसका एहतराम करूँगा और उनके इस नुक्ते नज़र का दिफा करूँगा। इसी तरह से समी साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे बहुत सीनियर कुलीग हैं और हमने साथ मिलकर काम किया, एक बड़े लंबे अरसे तक काम किया है और हमें उनका पता है, हम उनकी दयानत पर शक नहीं करते हैं। हम उनकी आज़ादी इजहार की तड़प पर पूरा यकीन रखते हैं और वो बिल्कुल जो सही समझते हैं वो कर रहे हैं। और हर शख्स जो अपनी बात को दुरुस्त समझता है और कानून के दायरे में रहता है, आप कोई भी अदालत, कोई भी हुकूमत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। ये बेहतर हुआ, अच्छा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एम्बार्गो लगाया है। जी आरफीन, आप क्या कहते हैं? जी ये जाहिर है, हम पहले भी कई मरतबा इस तरह की मेरी आवाज़ मुझे वापस सुनाई दे रही है, भाई इसको तो ठीक कर दें। चल अच्छा, आप कोशिश करें। IFB ये पहली मरतबा नहीं है जो हुकूमत उसामा, मेरा ख्याल है आप ब्रेक पे ही चले जाएं क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये PCR में मेरा ख्याल है हमारा सब्र और ज़ब्त आजमाने के लिए बैठे हैं ये लोग। ओहो, चलें वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है लगे हुए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभी इस तरह होता है कि टेक्निकल मसाइल आ जाते हैं जिनकी वजह से आपको ठीक नहीं आ रही। अच्छा लगारी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे कि आपने कोई सवाल किया होगा, मैं नहीं सुन पाया हूँ आपका सवाल। अच्छा चले, मैं चंद चीज़ें देखने वालों के सामने रखना चाह रहा हूँ। हम तब तक ब्रेक का भी वक्त हो जाएगा और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे जब आएँ तो ये मामला सारे सुलझे हों, बेहतर हुए हों। अब ये जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, यानी ये सिलसिला है एक, अब इमरान रियाज ख़ान के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो गया, मुख्तलिफ़ जगहों पर हो रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट गए। इसी तरह से इससे पहले समी इब्राहिम साहब से आगाज़ हमें नज़र आता है, फिर अरशद शरीफ साहब हैं, इसी तरह साबिर शाकिर साहब हैं। ये सब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, बड़ा इनका नाम है, एक अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह से हमने नहीं केसेस बनते देखे कि एक के बाद एक तसलसल नज़र आ रहा है और एक एक शख्स पर कई मुकदमात और उसी मतलब तरह से वही सेक्शंस लगाए गए हैं, एक जैसे मुकदमात और कई जगहों पर। मिसाल के तौर पर सिंध में मुकदमा दर्ज की जा रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, इसी तरह मीरपुर ख़ास में आप देखिए, और मुख्तलिफ़ लोगों ने ये मुकदमा दर्ज करवाए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं। मिसाल के तौर पर एंकर अरशद शरीफ पर मुकदमा करने वाला तैयब हुसैन भट्टी, ये जाली वकील ईरानी डीजल चोरी और स्मगलिंग मुकदमे में मुलव्वस है। कई मुकदमात इनके ऊपर खुद हैं और पुलिस ने रंगे हाथों पकड़कर मुकदमा दर्ज किया था इस शख्स पर, और आज वो अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज करवा रहा है। जबकि अरशद शरीफ साहब का मैं वैसे आपको हवाला दे दूं कि भाई जो हैं वो शहीद हुए थे, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक शहीद के भाई हैं। इस तरह दादू के मुद्दई जनाब आमिर अली,
ये थाना ए सेक्शन में इन पर भी मुकदमा दर्ज है। तो जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हैं वो अब सीनियर सहाफ़ी मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। आरफीन, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी तो आ रही है लेकिन उसामा की नहीं आ रही। अच्छा जी आरफीन, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, लाउड एंड क्लियर। जी, मेरा ख्याल है अभी आवाज़ उनको नहीं गई। तो बहरहाल ये अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से सीनियर सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं और हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत की इजाज़त के बगैर इन लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। यानी साफ नज़र आ रहा है कि ये इसी तरह कुछ जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कभी कहीं बना दिया कभी कहीं बना दिया। ये इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश है। और हुकूमत वक्त का आप देखिए कि बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। यानी कहीं हुकूमत इन मामलात में आपको हुकूमत कहीं नज़र नहीं आएगी। जिसका मतलब है कि वो इसमें शामिल है, ख़ुद ये करवा रही है। या तो इन मुकदमात की मजम्मत करे, अगर ये ख़ुद मुकदमे बंद नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती, तो कम अज़ कम इनकी मजम्मत तो की जाए। वही बात जो हमने मज़हब कार्ड का इस्तेमाल देखा था, अब ये सहाफ़ियों के खिलाफ इस तरह मुकदमे दर्ज करवा कर उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे। अब पता चला। मखलूत हुकूमत ने आखिरकार फ़ैसला कर लिया है कि हमने पूरी कोशिश करनी है, मुद्दत पूरी करनी है। और नून लीग नहीं मान रही थी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने उनको मनाया है कि इस तरह अगर हम निकले तो बड़ी बदनामी होगी और मुश्किल फ़ैसले लें और इक़्तिदार में रहें। अब ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि फ़ौरी इंतखाबात में या क़ब्ल वक्त इंतखाबात में आसिफ जरदारी साहब रुकावट हैं। नदीम अफजल चंद साहब, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि मौजूदा हालात का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है। और हमेशा नून लीग को इक़्तिदार अच्छे वक्त में मिला, जब क्राइसिस नहीं थे, जब मसाइल नहीं थे। और पीपल्स पार्टी को क्राइसिस में इक़्तिदार मिलता था और क्राइसिस हल करती थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाती थी और इक़्तिदार नून लीग के पास चला जाता था। पहली दफ़ा हुआ है कि नून लीग को क्राइसिस में इक़्तिदार मिला है और ज़ाहिर है कि वो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वो कहते हैं जी काफ़ी हद तक इदारे न्यूट्रल हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं मैं अच्छी खबर लेकर आऊँगा, लेकिन जाने से पहले IMF से मुज़ाकरात पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि हमें शरह सूद बढ़ानी होगी और बढ़ाई गई। और वो ख़ुद कह रहे हैं कि IMF चाहता है मुल्क की मईशत की रफ्तार सुस्त की जाए। ये बात काबिल गौर है। वो कह रहे हैं मईशत की रफ्तार सुस्त की जाए और इसके लिए शरह सूद बढ़ाई जाए। और उन्होंने फिर इसका मतलब है कि मान लिया कि हमें मईशत की रफ्तार सुस्त करने की ज़रूरत है और शरह सूद बढ़ा दी गई है। अब साथ वो कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म किया इन्होंने, सब्सिडी दी पेट्रोल पर, डीजल पर, और इन्होंने IMF से कहा और ये सब्सिडी दे रहे हैं और इन्होंने झूठ बोला कि कोई पैसे नहीं रखे हुए सब्सिडी के लिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये सब्सिडी जारी किस तरह रही? अगर कोई पैसे नहीं रखे गए थे, कहीं मुख्तस नहीं थे, ख़जाना खाली है, तो ये सब्सिडी जारी कैसे है? कहाँ से ये रकम आ रही है जिस पर सब्सिडी दी जा रही है, जिस पर कहा जा रहा है जी हम ये कभी भी नहीं होने देंगे, महंगाई नहीं होने देंगे, पेट्रोल और डीजल कीमत हम नहीं बढ़ने देंगे। मौजूदा हुकूमत भी कह रही है यही काम इमरान खान ने किया था तो बहुत गलत था और हम उसको जारी रखे हुए हैं। नज़ीर लगारी साहब, अब इसका मतलब है आसिफ अली जरदारी साहब आर्किटेक्ट थे, कहा जाता है ये सारा जो मामला चला है, और वो कहते थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। अब वो उनको हौसला भी दे रहे हैं कि हमने तुम्हें बनाया है और तुम रहो और फैसला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अब लगता है कि कोई यानी फिर ये घबराएंगे नहीं। जो इनको खौफ है कि कोई इत्तेहादी इधर उधर निकल गया तो हम बड़े मुश्किल फैसले के बदनाम हो जाएंगे, या इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि जरदारी नून लीग पर भारी पड़ गया है और वो अब इंजॉय कर रहा है किस तरह नून लीग को उसने फंसा दिया है। आपको इसमें क्या लगता है कि ये अब वाकई हिम्मत और हौसला करके कंटिन्यू करेंगे या फिर ये कोई हफ्ता दो हफ्ते बाद लगारी साहब को लगता है जरदारी साहब को फिर आकर मुलाकातें करनी पड़ेंगी सबसे और हौसला देना पड़ेगा? और जरदारी साहब को मुलाकातें करने में कौन सा मसला है? वो जाकर मुलाकात करेंगे, जहाँ देखेंगे पोजीशन ऐसी हो रही है वो फिर जाएंगे, मुलाकात करेंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे, कहेंगे चलें आगे चलें। मसला ये है कि ये कैसे सोच लिया जाए कि एक हुकूमत आए और फिर अचानक वो घुटने टेक कर दो जानू होकर सरबत सजूद होकर जाकर फरियाद करे जनाब इमरान खान साहब महाबली हमें मेहरबानी फरमाइए, आप आ जाइए, इक़्तिदार संभाल लीजिए, हम जाने को तैयार हैं, भागने को तैयार हैं। मुल्क की बड़ी पार्टियाँ तो वो हैं जो इक़्तिदार से पहले बाहर थी, अब एक में नहीं हैं। ये तो मसनूई मैन्युफैक्चर्ड इंजीनियर्ड पार्टी थी और इंजीनियर्ड पार्टी के तौर पर ही मौजूद है। एक वक्त देखना वापस उसी एक सीट पर आ खड़ी होगी जहाँ से इसने अपना सफ़र शुरू किया था, और वो सीट भी कम अज़ कम मियाँ वाले की नहीं होगी। और ये सूरत हाल आप जल्दी देखेंगे और इनका ये सारा गुब्बारा जितना भरा हुआ है इसकी हवा निकलते हुए देखेंगे, आपको पता चलेगा किस तरह से कहाँ से कैसे ये हवा निकल गई है। अच्छा। ये भी होगा। मुल्क की बड़ी पार्टियां हैं और उनके साथ मैं नहीं कहता हूँ 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जनाब वो बिल्कुल पारसा है, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। ना वो पारसा हैं ना इमरान खान और उनके साथ इर्द गिर्द मौजूद लोग पारसा हैं। इनके अपने जो हैं वो अखलाकी गुनाह ज़्यादा हैं।
मालियाती करप्शन भी ज़्यादा हैं, लेकिन अखलाकी इनके ऊपर जिम्मेदारियां थीं वो नहीं पूरी की हैं। इनने अखलाकी तौर पर तो ऐसे हवा बांटता है कि जलसा आम में ख़वातीन के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं वो तो दुश्मन भी ना सुने ऐसी बातें। अच्छा, तो राशिद सुमरो साहब ने ख्याल है सुनी कि आपने गुफ्तगू लगारी साहब, राशिद सुमरो साहब ने जो मरहूमा वालिदा इमरान खान साहब की, उनके हवाले से जो गुफ्तगू की है, जो इस वक्त सोशल मीडिया में चल रही है, आपने वो सुनी है? किसने गुफ्तगू की है? राशिद सुमरो साहब जो जमीयतुल इस्लाम फजलुर रहमान साहब के इस वक्त बड़े अहम रहनुमा हैं सिंध से। देखें, जी अच्छा, मेरा ख्याल है कि फिर कोई मसला है। अब जिस तरह लगारी साहब कह रहे हैं कि ऐसे गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, तो इस वक्त जो आज की बड़ी ख़बर है वो राशिद सुमरो साहब, जिनका ताल्लुक़ सिंध से है और जमीयतुल इस्लाम फजलुर रहमान साहब के बड़े अहम वो रहनुमा भी हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब की वालदा के बारे में ख़ास तौर पर बाकायदा जो बातें की हैं दोहराई नहीं जा सकती। मतलब आप ये ना समझें कि सिर्फ टेलीविज़न पर ही, वैसे भी आम गुफ्तगू में भी इंसान वो दोहरा नहीं सकता। इतनी शर्म आती है कि जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू, एक ख़ातून जो इस दुनिया में भी नहीं है, और माएँ जिस तरह हमारा कल्चर है कि माएँ बहनें साझी होती हैं, सबकी होती हैं, तो इस तरह किसी की माँ के बारे में आप इमरान खान पर तनकीद करते हैं, आप करते रहें, 100 दफ़ा करें, लेकिन किसी की मरहूमा वालिदा के हवाले से आप बात करेंगे तो ये इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि लगारी साहब ने ये हवाला दिया कि ख़वातीन की इज़्ज़त होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात होनी चाहिए। नूरुल आरफीन, जिस तरह बात हो रही थी लगारी साहब से, और उसमें बात थी कि अब हुकूमत जो है हौसला कर रही है, या उसको दिलाया जा रहा है हौसला, जो इस वक्त मेन विकेट पर मौजूद है जनाब शहबाज शरीफ साहब। लेकिन क्या इसहाक डार साहब जो कॉलम भी ट्वीट करते हैं और कहते हैं जी इसहाक डार को क्यों नहीं बनाया, मिफ्ता इस्माइल फैक्ट्री चला सकता है, और ऐसे लोग मईशत को तबाह करते हैं, बात करते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे, तो इसहाक डार साहब की तरफ से प्रेशर है, फिर खुद बार बार कहा जाना कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूजन है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई हुकूमत नुकसान हो सकता है, या ये जो बातें थीं ये करनी तो ज़ाहिर है पहले सोच समझ कर करना चाहिए था, जब आपने अब फैसले कर लिया कि हमने पूरा वक्त गुजारा है तो पहले बातें करने की ज़रूरत थी। और ये जो दो प्राइम मिनिस्टर, दो वज़ीर ख़जाना एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही बातें कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सियासी मस्खरापन है, कार जहल, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा मैं क्या कहूँ, मतलब अगर मैं मुख्तसर कम करके भी कोसूँ तो कम से कम भी मुझे ये सब कुछ कहना पड़ रहा है जो मैंने आपके सामने कहा। मैंने पिछली दफ़ा भी प्रोग्राम में ये कहा था कि इमरान खान का नून लीगी वर्जन बयानिया जो है वो मरीम नवाज़ का है। मुझे 2-1 रोज़ पहले एक साहब का टेलीफोन आया, तो मैंने उनसे भी यही कहा, मैंने कहा भाई अगर आपको अपनी पार्टी, अपने इमेज, अपनी क्रेडिबिलिटी को देखना है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके जो इत्तेहादी हैं, आपके जो मामलात चलाने वाले लोग हैं, आपके जो सीनियर क़यादत है, उसको कम से कम इस एक बात का भी नोटिस लेना चाहिए कि जो खातून जलसा कर करके और बाकायदा इमरान खान के बयानियों को आगे फैला रही हैं, वो बाकायदा इलेक्शन मांग रही हैं। आज नवाज़ शरीफ ने तौसीक कर दिया बाकायदा कि आप जी हुकूमत करें, तो फिर मरीम नवाज़ इलेक्शन क्यों मांग रही हैं? इसहाक डार को अगर इलेक्शन चाहिए, इसहाक डार पाकिस्तान से इतने कमिटेड हैं तो पाकिस्तान आए। मिफ्ता इस्माइल अगर जो है वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, मिफ्ता इस्माइल अगर फैक्ट्री चला सकता है, इसहाक डार के पास ही वो सारी इंटेलेक्ट मौजूद है जो किसी हुकूमत को, किसी मईशत को चलाने के लिए ज़रूरी हुआ करती है, दरकार हुआ करती है। तो इसहाक डार आए, किसने रोका है उनको? महज गिरफ्तारी के अंदेशे ने ना। तो फिर वहाँ बैठ कर के जगहसाई करने का, ये सब मौका देने का लोगों को क्या ज़रूरत थी इस तरह की बातें करने की? अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2 वज़ीर आज़म, 2 वज़राए ख़ारजा, 2 फलाने, ये सारी चीज़ें महज ब्रेक ना हो जाए, कुछ नहीं, ब्रेक ना आ जाए। तो ये बताएं कि अगर कारकर्दगी की बात है, देखिए ना, अब ये हुकूमत आ गई, उसका तजर्बा भी है, 14 साल से सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और हम सुनते रहे हर पार्टी लीडर ये कहता है जी पूरे मुल्क से नहीं, बैरूने मुल्क से भी लोग इलाज के लिए अब सिंध आ रहे हैं, इतना अच्छा हमने सिस्टम दे दिया है। लेकिन सिर्फ चेकअप के लिए वज़ीर आला सिंध अगर अमेरिका जा रहा है, सिर्फ चेकअप के लिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ अपना मुआयना करवाने के लिए, इलाज बाद की बात है, 14 साल में अगर नहीं हो सका तो 40 साल में हो सकेगा। ये क्या चीज़ें तक़वियत नहीं देती इमरान खान के बयानी को? जी मुझे 3.5 साल का हिसाब आप मांग रहे हैं, मैंने 30 साल की बात किया उसका, 14 साल मुसलसल तसलसल के साथ, और वो भी अब हुकूमत में है, उनके पास भी अब जो वज़ीर सेहत हैं पटेल साहब, वो आप देख लें, एक वज़ीर सेहत भी उनको दे दिया, क्योंकि सिंध में इतनी अच्छी कारकर्दगी रही है सेहत की कि अब पीपल्स पार्टी जो है पूरे वफाक की सेहत को संभाले। तो ये चीज़ें फिर क्या हैं? जब अपने घर से मसाइल हैं, जब जितनी अरसा आपने हुकूमत कर ली उसमें मसाइल हैं, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि जनाब इमरान खान बहुत बुरा है और हम आए हैं और 1.5 साल में हम ठीक करेंगे?
इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा फरेब मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना कि सिंध में लोग बैरून मुल्क से इलाज कराने आते हैं और मुर्तज़ा वहाब और ये इस तरह के दीगर लोग जो हैं जिनको झूठ बोलने की बाकायदा पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, जिनको मनसब मिलते हैं ये सब काम करने के, नासिर शाह जैसे लोग, ये बाकायदा सईद गनी जैसे लोग ये बैठ करके फ़रोई बातें करते हैं। कराची में वहाँ हसनैन से वो बच्चा आया था, अल्लाह ताला उसको गरीक़ रहमत करे परवरदिगार, कितना प्यारा मासूम बच्चा था, यहाँ मुराद अली शाह के गाँव से ही। उसको कुत्तों ने भंबोड़ दिया था, उसको कराची लेकर के आया गया था। क्या इससे आपको पता नहीं चलता कि सिंध में हर शाख पे गुल्लू बैठा है, बल्कि उल्लू बैठा है? ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इनको सिर्फ कार्डियो, आपको पता है कार्डियो में हालत क्या है? नदीम कमर के भाई नवेद कमर के भाई नदीम कमर को ठेके पे दिया हुआ है कार्डियो, और नदीम कमर के भाई साहब, नदीम कमर साहब के ऊपर कितने नैब के केसेस हैं, और उनको बार बार एक्सटेंशन मिलती है क्योंकि उनके भाई जियाला है, भुट्टो वाला है, और चूंकि सिंध में भुट्टो जिंदा है इसलिए नदीम कमर को कोई रोक नहीं सकता। आपको पता है वहाँ कोरोना के बाद से सूरत हाल क्या है? मेरे अपने एक रिश्तेदार जो बेचारे इतनी सकत नहीं रखते, मेरे घर आकर के रो पड़े। इंटीरियर सिंध से लोग आ रहे हैं यहाँ कराची में दिल के इलाज के लिए। बिलीव यू मी, मैं कसम खा करके बता रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो मैं अरेंज कर दूंगा, मैं तमाम लोगों को लाइनअप करा दूंगा। बाकायदा 500 लोग रोजाना रात को 3 बजे से लाइन लगाते हैं और सिर्फ 100 लोगों को देख करके और यहाँ से फारिग कर दिया जाता है। उनको 5 दवाएं अगर कोई खाता है उनको 2 दवाएं दे करके टरखा दिया जाता है और बाकी दवाएं अंदर बिक रही हैं। अच्छा, ये सिंध में ये हाल है। इंटीरियर में इन्होंने वो बनाया कार्डियो, वहां जाकर के इसलिए बनाया कि खुर्शीद शाह साहब को लिटा दिया जाए। मुझे चुके डॉक्टर आसिम सबसे पहले उनको ले आकर के जिन्ना अस्पताल में लिटा दिया। ये अस्पताल गरीबों के इलाज के लिए नहीं है भाई, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके जियालों के आराम करने के लिए, ताकि अगर शर्जील मेमन, ताकि अगर सईद गनी, ताकि नासिर शाह, ताकि खुर्शीद शाह। आरिफीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं माजर चाहता हूँ, ब्रेक करेंगे। एक लगातारी सब पे भारी में बलूचिस्तान में जिस तरह आग लगी हुई है और बड़े ही हमारे कीमती जंगलात जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, लेकिन आप कहीं इसका जिक्र नहीं देखेंगे। ये वो मामलात हैं जिन पर नज़ीर लगारी साहब रोशनी डालते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। बलूचिस्तान में नहायत ही कीमती जंगलात जो चलगोज़े के हैं, जैतून के हैं, वहाँ पर आग लगी हुई है और उसको बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से इस आग को बुझाने के लिए करना चाहिए था इंतज़ाम, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और इससे वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं कि 3 लोग इसमें जाँ बाक भी हो गए हैं। लगारी साहब, ये क्यों ऐसा होता है कि इतना वक्त गुजर जाता है और अब जी ईरान से मदद आ रही है, अब जी लाहौर से मदद आ रही है, और जी बारिश होगी तो तभी हम देख सकते हैं कि आग बुझ सके? देखें, ये एक तकलीफ जो सूरत हाल है और इस दफ़ा पैदा हुई है कि ये हम डेरा गादी खान से जब जाते हैं तो बारखां आता है, फिर बारखां से ऊपर लोरलाई डिस्ट्रिक्ट है और एक तरफ को कोहलू है, और इससे ज़रा आगे जाते हैं तो योग का और किला सैफुल्ला का इलाका, यहाँ पर ही शिरानी ज़िला है और इसके बागात जो हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बड़े रकबे पर हैं। तकरीबन कोई 30,000 एकड़ ज़मीन जो है उसमें बागात भी हैं और दरख्त हैं जैतून के और हमें चलगोज़े के मिलते हैं। जिस तरह से हम जाते हैं कभी मरी में जाकर देखते हैं और मरी के आगे के इलाकों में चलगोज़े के हमें दरख्त मिलते हैं, इसी तरह के दरख्त जो है हमें मिलते हैं बलूचिस्तान में। और ये लोगों के लिए उस वक्त नई बात हुई, लोग हैरत से पूछे, अच्छा वहाँ भी ऐसे पहाड़ हैं बड़े सरसब्ज़ और बड़े दरख्तों वाले बलूचिस्तान में भी हैं? अच्छा, उनको ज़ाहिर है लोगों को, क्योंकि बलूचिस्तान के बारे में बहुत कम इल्म है, तो लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि कितने बड़े बागात हैं तुर्बत के पास, उसके खजूर के, मेरे ख्याल में कि खैरपुर में जो जंगलात हैं हमारे खजूर के, उससे ज़्यादा बड़े जंगलात जो हैं वो तुर्बत में हैं। को मैंने लगभग आप कह सकते हैं कि 60 साल पहले मैंने वहाँ देखे थे। अच्छा। वो बागात बलूचिस्तान के। और यहाँ जो शिरानी के बागात हैं इसके चलगोज़े के और जैतून के, ये बहुत बड़ी फसल देते हैं और लोगों का गुज़र बसर ही सारा इसी के ऊपर है। यहाँ आग लगी है 12 मई को, तो 12 मई को जब आग लगी तो इसको संभालने की कोशिश नहीं की गई है, कोई एफर्ट्स नहीं हुए। सरकारी तौर पर जो टीमें भेजी गई थी, आप यकीन करें मैंने फ़ोटेज देखी हैं
कि वो इमदाद के लिए गए हुए टीमें जो हैं वो सड़क पर बैठकर लूडो खेल रही हैं और वहाँ जो है पहाड़ों पर दरख्तों में आग लगी हुई है और दरख्त बुरे तरीके से जलते जा रहे हैं और उसके पस मंज़र में नज़र आ रहा है, ये लूडो खेल रहे हैं और पस मंज़र में नज़र आ रहा है कि आग लगी हुई है और इनकी कोई एफर्ट्स नहीं थी। फिर यहाँ बलूचिस्तान में 2 हेलीकॉप्टर दिए गए जो आग बुझाने का काम मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं कर सकते थे। ईरान से जो जहाज़ आया उसके 12 चक्कर लगने से जो है कुछ फ़र्क पड़ने का इम्कान था और उसने भी कुछ लगाए हैं और कुछ आग बुझाई है, लेकिन अगर ये एफर्ट हमारी तरफ से होती, हमारी तरफ से अगर पानी की ऐसी टैंकियाँ लेकर जहाज़ जाते और उसको बुझाने की कोशिश करते तो इस आग पर काबू पाया जा सकता था। ये ऐसा नहीं है कि जैसे सैन फ्रांसिस्को में आग लगती है या और इलाकों में आग लगती है, ऐसी आग है जिसका काबू नहीं पाया जा सकता। इस आग पर काबू पाया जा सकता था और अब भी काबू पाया जा सकता है। अब इसको 11वां दिन है और आग जो है वो कम नहीं हो पा रही है या उसको खत्म नहीं किया। जो एक तिहाई जंगलात हैं वो तो पहले ही मुतासर हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि जी कोई बाकी जंगलात को बचाया जा सके। पहले ही हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैतून, चलगोज़े ये बड़े कीमती हैं पाकिस्तान के लिए, हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, तो अगर पाकिस्तान में हैं तो उन्हीं की हम हिफाजत नहीं कर पा रहे, बड़ी दुख की बात है। आरफीन नामा, अब आरफीन पहले हम देख रहे थे, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि बयानात ख़ुद जो हुकूमत के लोग हैं उनके बयानात के जी हमें हुकूमत में नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप ये कहते रहे कि ये मतलब 1 साल से ज़्यादा या अपनी मुद्दत पूरी करेगी ये हुकूमत। अब आखिरकार हुकूमत ने भी मान लिया है या आपकी बात मान ली है, सुन लिया, उन्होंने कहा आरफीन कह रहा है तो हमें हिम्मत करनी चाहिए। नहीं, आरफीन ने हुकूमत नहीं बनवाई है। असल में जिन हालात में ये लोग आए हैं इनके लिए डू और डाई का मामला है और मैं शुरू दिन से सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सामने वाले फ़रीक को बेवकूफ़ अहमक समझ करके उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। इनको मालूम है कि अगर इस मरतबा ये कुछ नहीं कर गए, इस मरतबा ये परफॉर्म नहीं किया तो बड़ी भद उड़ेगी और साथ ही साथ अपने सर्वाइवल का जो है वो मामला पेश आ जाएगा। इमरान खान के पास इस वक्त कहने के लिए माँ सिवाय फप्तियाँ कसने के, माँ सिवाय कोई अलटप बयानात देने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हुकूमत नाकाम हुई, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी मार्का ये हुकूमत अगर नाकाम हुई तो उसके बाद फिर इनको पाँव रखने की जगह भी मुयस्सर नहीं आएगी। बहरहाल बड़ा फैसला हुआ है। इमरान खान के तमाम मुतालबात मुस्तरद करते हुए असम्बली तहलील करने और वक्त से पहले इलेक्शन के तमाम बातें, तमाम दावे, तमाम जो सरगर्मियाँ थीं उसको ख़त्म कर दिया गया है। बता दिया गया है कि आइनी मुद्दत पूरी करेंगे और ऊपर से कायदे तहरीक नवाज शरीफ अंकल ने भी अब जो है वो मोहर तस्दीक सब्त फरमा दी है। उन्होंने बता दिया है कि अब ये हमारे सर्वाइवल का मैटर है तो इसलिए अब आपको परफॉर्म करना ही है। जनाब मन, इसी एक न्यूज़ के बतन से एक ऐसी खबर जन्म ले रही है कि जो मेरे ख्याल है आगे जाकर के बहुत सारी खबरों का बाइस बन सकती है। इमरान खान साहब के ये जो लॉन्ग मार्च की हसरत है इसके हवाले से इस एक मीटिंग में जो हुआ है वो बड़े इन्वर्टेड कॉमास में शाया हुई है। मैं इन्वर्टेड कॉमास में ही सुना देता हूँ। इजलास में नवाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला को मुखातिब करते हुए कहा कि राना साहब आप अमन व अमान की सूरत-ए-हाल कंट्रोल करने के लिए तैयार रहें। मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ कि अकेला राना सनाउल्लाह इमरान खान और PTI वालों की हजामत बनाने के लिए काफ़ी है। अगर मौका मिले, उनका पुराना उधार भी शहरियार आफरीदी वाला अभी बाकी है, वो एंटी नारकोटिक्स वाला, वो भी उनको चुकाने का मौका शानदार तौर पे मुयस्सर आएगा। इनको आदत है अपनी गाने की, अपनी मर्जी की। ये समझ रहे थे कि हम जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उस लॉन्ग मार्च के ऐलान से ही थरथरी मच जाएगी। उसके बाद फिर अमेरिका, बरतानिया, तमाम कुव्वतें जो है वो इंटरवीन करेंगी और कहेंगी क्या कर रहे हैं, और उसके बाद फिर एक मरतबा फिर वजारत उज़्मा का ताज इनके सर पे आके रख दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तमाम लोग जो इस हवाले से खुशखबरियाँ दे रहे थे, चेतावनियाँ दे रहे थे, अब उनकी अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे सामने टेलीविजन स्क्रीन मौजूद है और नीचे टिकर लिखा हुआ आ रहा है कि शेख रशीद फरमा रहे हैं कि मुझे लेने के लिए पुलिस की वैन्स जो हैं वो आ गई हैं। अब क्यों डर रहे हैं? अब क्यों डर रहे हैं? वो एक मैंने वो तवंगर एंकर को भी देखा, वो बाकायदा स्पेशल वालों को लेकर के चल रहा था। ये पाकिस्तान का वो नाबग़े रोज़गार एंकर है जो शुरू दिन से अपना हमनाम होने का हक अदा कर रहा है, जो 1 करोड़ रुपए माहाना कमा करके भी और इमरान खान का कलमा पढ़ना जो है वो नहीं भूला। कल मैं देख रहा था वो बेचारा ट्विटर पे चिल्ला रहा था, उसकी वाइफ जो है
वो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, वो ट्वीट कर रही थी अपने शौहर के बिहाफ पर, और ये मौसूफ जो है वो ट्विटर स्पेस से खिताब करके और ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने क्या प्रोग्राम बनाया है, इमरान खान साहब कहाँ ठहरेंगे, इमरान खान साहब किस तरह। मैं माफ़ी चाहता हूँ नूर आरफीन, टाइम बिल्कुल खत्म, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को टास्क अब जो सुपर वज़ीर आज़म बाहर बैठे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन मॉडल टाउन हमें जहन में रखना चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब वो ट्रैक रिकॉर्ड आपका बहुत खौफनाक है, तो वो ज़रा जहन में रखिएगा, थोड़ा सोच समझ कर फैसले कीजिएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।